जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। उससे पहले हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम सबसे पहले आते हैं खंड का पर, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला ही प्रश्न आ जाता है, प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। तो प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, साहाबी अगेहने यानी सच्चिदानंद हीरानंद बस्यायन अगेहने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। क्या है? भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं राहुल संकृत्यायन, प्रताप नारायण मिश्र, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार। तो भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है। इसके बाद है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। क्या है? द्विवेदी युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? तो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है। इसके बाद है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है हिंदी गद्य की विधा है। तो उपन्यास है, निबंध है, आलोचना है, नाटक है। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है हिंदी गद्य की विधा है। तो ये क्या है? ये निबंध है। क्या है? ये निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, कहानी कला की दृष्टि से हिंदी का प्रथम आधुनिक कहानी है। तो कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है मुंशी ईसानला खां रानी केतकी की कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, किशोरीलाल गोस्वामी की गुलबहार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है मिश्र बंधु ने, राहुल शंकराचार्य ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसके बाद है, भिखारी दास कवि हैं। क्या है? भिखारी दास कवि हैं रीतिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के, आदिकाल के। तो भिखारी दास कवि हैं। तो भिखारी दास कवि हैं रीतिकाल के। किसके कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, बिहारी सतसही की भाषा है। तो बिहारी सतसही की भाषा है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली। तो बिहारी सतसही की भाषा क्या है? तो बिहारी सतसही की भाषा है ब्रजभाषा। क्या है? ब्रजभाषा है। ठीक है। इसके बाद है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। क्या हैं? साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? तो साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। कौन है? सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, वीर गाथा काल की विशेषता है। तो वीर गाथा काल की विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक मुक्तक काव्य रचना। तो यहाँ पर वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? तो वीर गाथा काल की विशेषता है युद्धों का सचित सजीव चित्रण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कर लिखिए। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना,
कठिन परिश्रम करना, पुरानी बातों को याद दिलाना, धोखा देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पुरानी बातों को याद दिलाना। इसके बाद है जाके पाँव ना फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है दयालु होना, कठोर होना, दूसरे की कष्ट का अनुभव ना करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के कष्ट का अनुभव ना करना। ठीक है। इसके बाद है हमारा इसी में चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जिसमें हमारा 13वां क्वेश्चन है, मध्वरी का संधि विच्छेद है। क्या है? मध्वरी का संधि विच्छेद है मदधनवरी, मधुधन अरी, माधनध्वरी, मध्वधन री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मधुधन अरी। क्या है? मधुधन अरी है। ठीक है। इसके बाद है पवनम का संधि विच्छेद है। क्या है? पवनम का संधि विच्छेद है पवधन्नम, पवधन अनम, पोधन अनम, पाधन वनम। तो यहाँ पर पवनम का संधि विच्छेद है तो पवनम का संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन अनम। क्या हो जाएगा? पोधन अनम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विद्यालय का संधि विच्छेद है। क्या है? विद्यालय का संधि विच्छेद है तो विद्याधन आलया, विद्यधन आलया, यहाँ पर विद्याधन अले और विद्या विद्यधन आलया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो गया विद्याधन आलया। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आ वाला। इसके बाद है नाम नाम शब्द की विभक्ति और वचन का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीया द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। पतन और पत्तन। क्या है? पतन और पत्तन। तो पतन का मतलब होता है गिरना और पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गिरना और बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद हमारा 18 क्वेश्चन है मेघ और मेघ। क्या है? मेघ और मेघ। तो मेघ का अर्थ होता है बादल और मेघ का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बादल और यज्ञ। क्या हो जाएगा? बादल और यज्ञ हो जाएगा मेघ और मेघ का अर्थ। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है अक्षर, रंग, काला, जाति। तो वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं है वो नहीं है काला। क्या है? वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है और जाति भी होती है। तो और कौन सा अर्थ नहीं है? तो काला अर्थ नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? तो अंबर का अर्थ होता है आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, आम भी होता है, केसर केसर नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केसर। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसमें हमारा क्वेश्चन है जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, एकाग्रचित, विचित्र, कुलीन, एकाचित। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एकाग्रचित। क्या हो जाएगा? एकाग्रचित हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे। जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे, गोचर, अगोचर, यायावर, थलचर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यायावर। क्या हो जाएगा? यायावर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसी में नेक्स्ट को निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन करके लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए थे, देख लेते वाक्य। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध रूप का चयन करके लिखिए। महात्माओं का वैराग्य भी आज के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करता। तो यहाँ पर जो गलत है वो है वैराग्य।
क्योंकि वैराग्य जो है ऐसे नहीं लिखा जाता। वैराग्य कैसे लिखा जाता है? वैराग्य ऐसे लिखा जाता है, वैराग्य। ये जो है गा, आधा गा बनता है, ठीक है, और या बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बी, बा वाला, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करके लिखिए। साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जीत जगन चलत हैं। इन पंक्तियों में निहित रस का नाम है। तो इस जो पंक्तियों में रस है वो है वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। क्या है? निर्वेद है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बा वाला आंसर, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा निर्वेद, ठीक है। इसके बाद है चरण धरत चिंता करत चितपत चार्यु और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इन पंक्तियों में निहित अलंकार है। क्या है? इन पंक्तियों में निहित अलंकार है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अलंकार जो है वो है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ठीक है। इसके बाद है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका हाथ उनका लगा, मानो हवा के बीग सी सोता हुआ सागर जगा। भ्रांतिमान दृष्टान उत्प्रेक्षा सद्य है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। इसके बाद है जथा पंख बिनु खग अति देना मनि बिनु फनी करिबर करहीन। इन पंक्तियों में निहित अलंकार है। क्या है? इन पंक्तियों में निहित अलंकार की जगह यहाँ पर क्या होगा? छंद। क्या होगा? छंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चौपाई छंद है, ठीक है। इसके बाद है जिस छंद में प्रथम चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोहा छंद। कौन सा कहलाता है? दोहा छंद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा खंड खा, ठीक है। तो खंड खा में क्या दिया गया? देखो, दिए गए पद्यांश गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश के आपको जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लेखक का नाम और पाठ का नाम। तो इसके पाठ का नाम है माँ कवि माघ का प्रभात वर्णन। लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। और सभी प्रश्न जो है आप लोग सिंपल होते हैं, इसी पद्यांश को गद्यांश को देखकर कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है खंड खा में। तो आपको एक पद्यांश दिया जाता है, उस पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है शीर्षक और कवि का नाम। तो इसका जो शीर्षक है वो है भ्रमर गीत और इसके जो कवि हैं वो है सूरदास। कौन है? सूरदास है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में से किसी एक जो है लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसी में आपका खा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा अधिकतम 80। कबीरदास, तुलसीदास, महाकवि भूषण, ठीक है। तीन दिए गए, तीन में से आप किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसी में आपका नेक्स्ट है बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर जो भी आपकी कहानी सिलेबस में है उसके आधार पर आपको करना है, ठीक है। सभी जिलों में अलग अलग कहानी होती है, तो आपके जिले में जो भी कहानी चलती है उसके आधार पर आपको करना है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 5 दिए गए हैं। आपकी जो भी जिले में आपका जो भी नाटक आपके सिलेबस में उस पर उसके आधार पर आपको आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में का में क्या कहा गया? दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। इसके बाद इसी खा में आपको जो है एक श्लोक दिया जाएगा, उस श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो राग ज्ञाम शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन का उल्लेख कीजिए। 1 नंबर में अभी तुरंत कमेंट में बताइए, बिल्कुल सिंपल है, ये आपको विभक्ति आनी चाहिए। अगर विभक्ति नहीं आती है तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है एग्जाम में।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो गंगा प्रदूषण, संक्रामक रोग का कारक कोरोना वायरस, बेलगाम महंगाई, मेरे प्रिय साहित्यकार। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्लास 11 का वार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।